हेलो गाइस, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है हमारा मापन। और ये हम आज कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। तो ये वाले चैप्टर का हमारा क्या नाम है? मापन। तो मापन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो फिर इसमें पहला हमारा टॉपिक क्या दिया हुआ है कि भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या क्या होती है? लंबाई होती है, समय होती है, द्रव्यमान होती है, घनत्व होती है। तो लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं, समय को भी, द्रव्यमान को भी, घनत्व को। तो ऐसी राशियाँ होती है जो जिसका कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भौतिक राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मापन किसको बोलते हैं हम? तो किसी भौतिक राशि, तो भौतिक राशि इन द सेंस लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व आदि। तो उसका हम लोग जब किसी निर्देश मानक से तुलना करते हैं ना, तो हम लोग को वो चीज हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन जब हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग को क्या क्या राशियाँ प्राप्त होती है? दो राशियाँ प्राप्त होती है। एक संख्यांक प्राप्त होती है और एक हमारा क्या प्राप्त होता है? मात्रक प्राप्त होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये 10 किलोमीटर लिखा हुआ है हमारा, तो ये जो 10 है यहाँ पर दिया हुआ, ये हमारा संख्यांक होता है और ये किलोमीटर हमारे ये मात्रक होता है। तो देखिए, जैसे ये लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। और देखो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या मात्रक और संख्यांक में संबंध देखते हैं। तो मात्रक जो होता है, तो यहाँ पर हम लोग मात्रक है, तो मात्रक को हम लोग क्या यू से डिनोट कर रहे हैं और संख्यांक को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो संख्यांक होता है वो मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स अगर ये हमारा जो संख्यांक है वो छोटा होगा, अगर संख्यांक हमारा छोटा होता है तो हमारा मात्रक बड़ा होता है, और मात्रक अगर बड़ा होता है तो संख्यांक छोटा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का तो यही मतलब होता है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे कि मात्रकों के गुण। तो मात्रकों के गुण में क्या है? मात्रक सुस्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। मात्रक समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अगर, ठीक है। तो मतलब समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी अगर वो 0 सेकंड में अगर वो 1 किलोग्राम है, तो 5 सेकंड के बाद अगर वो 3 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसका मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मात्रा को समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। फिर इसमें अगला क्या दिया है कि इनका संख्यांक ना तो बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर संख्यांक जो है, जैसे ये 10 किलोग्राम है, तो अगर ये संख्यांक बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब मान लीजिए 1 बिलियन किलोग्राम हो गया, तो उसका भी तो कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। और बहुत छोटा हो गया, मान लीजिए 0.00001 हो गया, तो ये बहुत छोटा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो वही है। और ये क्या, फिर चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि यह सर्वमान्य होना चाहिए। तो सर्वमान्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि किलोग्राम है, तो किलोग्राम इंडिया में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, अफगानिस्तान में भी चलता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो यही बोल रहा है कि यह सर्वमान्य होना चाहिए। और फिर पांचवा क्या लिखा है कि एक पद्धति से दूसरा पद्धति के मात्रकों में परिवर्तन संभव एवं सरल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सीजीएस पद्धति में मात्रक जो भी दिया हुआ है उसको एमकेएस में बदलो, एमकेएस में दिया हुआ है उसको सीजीएस में बदलो, ऐसा ऐसा। तो वही बोल रहा है। तो उसमें जो परिवर्तन हम लोग करते हैं वो बहुत इजीली होता है। तो वही बोल रहा है कि उसको इजी वे में उसको चेंज होने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। और वो ठीक। और फिर क्या है कि स्थायित्व का गुण होना चाहिए, तो स्थायित्व का गुण तो रहना ही चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ हमारी टोटल कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और ये सारे इसके मूल मात्रक होते हैं। लंबाई का मीटर होता है, इसका किलोग्राम, इसका सेकंड, इसका केल्विन, इसका एम्पियर, इसका कैंडला, इसका मोल। और ये जो स्मॉल m kg है ना, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो मूल राशियां होती है ना, मूल राशियों को हम लोग किसी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये लंबाई है तो लंबाई ही रहता है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ही रहता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि हम लोग का व्युत्पन्न मात्रक रहता है। मान लीजिए घनत्व है, तो घनत्व का क्या होता है? जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो वो जो है द्रव्यमान, वो मूल राशि से व्युत्पन्न हुआ। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूल राशि से व्युत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। और मूल राशि है तो मूल राशि को तो किसी से हम लोग उत्पन्न किए ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको मूल राशियां बोलते हैं। और मूल राशियां टोटल कितनी होती है? 7 होती है। और ये मूल राशि होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। और ये व्युत्पन्न राशि अभी मैंने बताया, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, घनत्व, वेग इत्यादि।
फिर है मात्रकों की पद्धतियाँ। तो सीजीएस पद्धति है, तो सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, ये सेकंड होता है। इसको हिंदी में हम लोग इसको हम है ना स पद्धति भी बोलते हैं। और फिर अगला आता है हमारा क्या, एफपीएस पद्धति, और इसका पूरा नाम होता है फुट पॉइंट सेकंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पॉइंट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसको हिंदी में हम लोग फॉपस पद्धति भी बोलते हैं। फिर अगला आता है कि हमारा एमकेएस पद्धति, तो इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक द्रव्यमान होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और समय का इसमें सेकंड होता है। और एसआई पद्धति जो होता है वो एमकेएस का ही परिवर्धित रूप होता है। परिवर्धित मतलब कि क्या होता है, उसका और अच्छा रूप होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ हम लोग एमकेएस पद्धति में जो था कुछ भी उसमें फॉल्ट रहा होगा तो उसको अच्छे से बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्धित रूप बोलते हैं, ठीक है। और एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, और इसको हम लोग फ्रांसीसी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम फ्रांसीसी में हम बोलते हैं ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट बोलते हैं। और ये एमकेएस का ही क्या होता है, परिवर्धित रूप होता है, ठीक है। और इसका जो इसमें भी मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, और सेकंड होता है। फिर अगला आते हैं, जैसे ये माइक्रोन है, तो एक माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है माइक्रोन होता है, तो माइक्रोन का यूज क्यों करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों का आकार, परमाणु का आकार इत्यादि का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रोन का यूज करते हैं। फिर अगला आता है हमारा एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग इस प्रकार से लिख कर डिनोट करते हैं, और एंगस्ट्रॉम का इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो और इसको हम लोग इसका यूज हम लोग सूक्ष्म जीवों का आकार, परमाणविक एवं आणविक दूरियों, तरंग दैर्ध्य इत्यादि को मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आता है हम लोग का खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक, तो एक प्रकाश वर्ष है, मतलब लाइट ईयर है, तो इसको हम लोग L/, से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 × 10⁻⁻15, ठीक है, इतना होता है। तो फिर हम लोग निर्वात में जब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में दूरी तय किया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक वर्ष तो निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ वायु होता ही नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में जब प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश ईयर या लाइट ईयर। फिर आता है अगला हमारा क्या आता है, पारसेक, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, जस्ट अ सेकंड। तो पारसेक है, तो पारसेक इज इक्वल टू कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3.08 × 10⁻⁻16 इतना होता है, ठीक। तो फिर ये जो होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम लोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका पूरा नाम पैरालिटिक सेकंड होता है, और इससे पृथ्वी से तारों की दूरी मापी जाती है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या देखते हैं, विमीय सूत्र तथा विमाय, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कभी कभी पूछ लेता कि विमाय किसको बोलता है, विमीय सूत्र किसको बोलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है कि घनत्व जो भी है तो उसका विमीय सूत्र निकालो, ऐसा वैसा, तो आगे हम लोग देखेंगे उसका न्यूमेरिकल। तो विमाय किसको बोलते हैं, किसी भी भौतिक राशि, तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको विमा बोलते हैं। तो व्युत्पन्न राशि हम लोग तो देखें, जैसे कि घनत्व होता है, और क्या क्या होता है, घनत्व है, ठीक है। देखो हम लोग ये पढ़े थे, घनत्व होता है, वेग होता है, घनत्व होता है, वेग होता है, क्षेत्रफल इत्यादि होता है। तो वो जितने भी हैं तो उसको उसके मूल मात्रक, तो मूल मात्रक क्या क्या होते हैं हमारे, द्रव्यमान होते हैं, लंबाई होते हैं, समय होते हैं, ये सब में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको हम लोग उसके घातों के रूप में व्यक्त करते हैं ना, तो हम लोग उसी को तो वो जो घात होता है उसको हम लोग विमा बोलते हैं, और जो उसके मूल मात्रकों में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, तो फिर उसके मूल मात्रकों में कन्वर्ट करते हैं और उसका विमा, तो दोनों को जब हम लोग एक साथ एक फॉर्म में लिखते हैं ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग उसको बोलते हैं विमीय सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं, लेंथ, और चौड़ाई भी तो लंबाई ही होता है, लंबाई के समान ही होता है, तो चौड़ाई को भी हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये एल और इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो हम लोग विमीय सूत्र को हमेशा एम, एल और टी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। एम का मतलब ठीक है, एम, एल और टी के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जहाँ देखो, जहाँ ये m जो होता है ना वो मास द्रव्यमान होता है, l जो होता है वो लंबाई होता है, और t, l मतलब लंबाई मतलब लेंथ होता है, और t मतलब समय होता है। और जहाँ a b c, तो a b c ये क्या हो गया, उसका घात हो गया, मतलब ये a b c उसका क्या, विमा को प्रदर्शित करता है, और ये पूरा जो है हमारा एक विमीय सूत्र होता है। ठीक है। तो यहाँ m और t तो है नहीं, इसलिए हम लोग 0 कर दिए, और l की पावर कितना है यहाँ पर 2 है। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, इसमें दिया है घनत्व। तो घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पर m से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन तो एक व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि तो हम लोग उसको मूल मात्रक में एक बार उसको कन्वर्ट करते हैं उसके। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो फिर ये इसको हम लोग ट्रिपल एल लिख सकते हैं। तो l की पावर 3 हो गया। तो फिर ये फिर ये जो l की पावर 3 है ये ऊपर जाएगा, तो l की पावर -3 हो जाएगा, m n की पावर -3। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो m है, m की पावर 1 है, तो 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ये ऑलरेडी 1 है ही यहाँ पर, क्यों, अगर नहीं लिखोगे तो 1 रहता है यहाँ पर। तो m हो गया, उसके बाद l की पावर -3, और t तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए t की पावर 0। फिर अगला न्यूमेरिकल आता है, देखो ये तो देख लेना, सेम वैसा ही है। यहाँ पर त्वरण है, तो त्वरण का क्या होता है, सूत्र वेग में परिवर्तन बटा समय। उसके बाद देखो अगला है, ये जो हम लोग है आगे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्या क्या पूछता है, वेग पूछता है, त्वरण पूछता है, संवेग, आवेग, बल, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा और बल, आघूर्ण, प्लांक नियतांक, द्रव प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, कोणीय संवेग, ये तो आता ही आता है। इसलिए ना इतना जो भी फॉर्मूला है ना आपका 1 2 3 4 5 6, तो जितना भी ये 6 फॉर्मूला है आपका, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। आगे जितना भी न्यूमेरिकल आता है ना, मैक्सिमम यहीं से ही आता है। तो आपको बार बार उसको, जैसे वेग दिया तो वेग बार बार उसको विमीय सूत्र निकालने की जरूरत नहीं है। वेग दिया हुआ है तो वेग, ठीक है, तो वेग दिया हुआ तो उसको बार बार लिखेंगे कि दूरी बटा समय लिख देंगे, त्वरण है तो उसको लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ऐसे तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। इतना वेग है तो इसका दिमाग में बैठा लो कि m0 LT -1 होता है, त्वरण का होता है m0 LT -2 होता है, संवेग आवेग का होता है mLT -1, बल का होता है mLT -2। तो ऐसा करके इसको पूरा याद कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये आगे शक्ति वगैरह का है, तो ये सब पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं, तो सेम वैसा ही है, बस आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है विमा के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन। तो इसमें क्या बोलता है, भौतिक राशि कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, विमा युक्त राशियां होती है और विमाहीन राशियां होती है। विमा मतलब क्या होता है, घात होता है, ठीक है। और फिर विमा युक्त राशियां क्या क्या होती है, विमा युक्त राशियां भी 2 टाइप की होती है, चर होती है और अचर। तो चर मतलब वेरिएबल होता है, अचर मतलब कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, नियत ही रहता है। मतलब जैसे कि अगर x है तो x की जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 जो भी हम लोग जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। और जैसे कांस्टेंट वैल्यू है, मान लीजिए वो 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 को हम लोग 3 नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम लोग अचर। फिर इसमें है अगला क्या है, विमाहीन राशियां। तो विमाहीन राशियां भी 2 टाइप की होती है, विमाहीन चर राशि और विमाहीन अचर राशि, ठीक है। तो उसके बाद यही आपका ये डिनोट, तो यही आपका ये फिर समझाया गया आगे कि क्या क्या है। पहला इसमें क्या होता है, विमा युक्त राशि होता है, वे राशि जिनकी विमाएं होती है विमा युक्त राशि कहलाती है। और विमा युक्त चर राशि का हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, बल हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें बीमा होगी और वो चर होगा, मतलब वेरिएबल होगा, उसका हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बीमा युक्त, फिर अगला क्या है हमारा, बीमा युक्त अचर राशियां। तो वे अचर राशियां जिनकी विमाएं होती है बीमा युक्त अचर राशियां कहलाती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो ये और सार्वत्रिक गैस नियतांक है, रिडबर्ग स्थिरांक, तो ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। इसकी वैल्यू जो हम लोग उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं ना, हमेशा ये नियत ही बनी रहती है। हमारे क्या दिया हुआ है, विमाहीन चर राशियां हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। तो ये जो हमारा
एंगल बना, तो ये हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है। और विकृति हो गया, कुछ आपेक्षिक घनत्व हो गया, तो ये सब हमारे विमाहीन चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है हमारा विमाहीन अचर राशि, तो विमाहीन अचर राशि 1 2 3 एटसेट्रा, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है विमीय समीकरण, तो विमीय समीकरण तो हम लोग देख ही चुके हैं। विमीय समीकरण इसको बोलते हैं जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशियों को हम लोग जो मूल मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करते हैं ना, उसको हम लोग विमीय समीकरण बोलते हैं। और फिर उसको हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। और विमीय समागता, फिर अगला आता है क्या, विमीय समागता का सिद्धांत। तो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विमीय समागता का ये सिद्धांत। तो ये क्या बोलता है जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भौतिक समीकरण है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि हमारा कोई सा समीकरण दिया हुआ है, t = 2π√L/g, राइट। तो हम लोग जब इसका ये जो t यहाँ पास दिया हुआ है, t क्या है यहाँ पास, आवर्तकाल है, और ये g है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और l क्या है, लोलक की प्रभावी लंबाई है। तो जब हम लोग ये LHS की ये t है आवर्तकाल का, जब हम लोग विमीय समीकरण निकालेंगे और ये जो इतने पूरे का हम लोग विमीय समीकरण निकालेंगे, तो LHS = RHS आना चाहिए। तो यही क्या बोलता है, हमारा विमीय समागता का सिद्धांत बोलता है, ठीक है। और ये जो ठीक है, ये हो गया। और इन्हीं को भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ भी सकते हैं हम लोग और घटा भी सकते हैं, और जिनकी विमाएं हम लोग की क्या होती है, समान होती है, ठीक है। मान लीजिए L1 है और L2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये डॉट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, L+1 ये हो जाएगा, तो 3। तो यही बोलता है विमा को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ठीक है। और फिर अगला क्या दिया है हमारा, विमीय समागता सिद्धांत के उपयोग दिया है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में करते हैं, और भौतिक राशियों की पारस्परिक संबंध इसके माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसका उपयोग दिया हुआ देखो, तो इसका यूज हम लोग शुद्धता की जांच करने में कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि LHS = RHS हुआ, तो मतलब, और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हुआ अगर, तो वो शुद्ध है ही, तो फिर वो क्या है, हो जाता है शुद्ध नहीं है वो, राइट। उसके बाद क्या होता है, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करने में, अगर हम लोग को भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना होता है तो भी हम लोग विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे। और एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रा में परिवर्तित करना, मान लीजिए MKS में दिया हुआ है, तो हम लोग को बोलता है CGS में कन्वर्ट करो, तो हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। और अगर CGS में बोलते हैं MKS में करो, तो भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। और देखो, ये एक क्वेश्चन दिया है हमारा, v² = u² + 2as दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है कि इसकी शुद्धता की हम लोग इसकी शुद्धता की जांच करो बोला है। तो v², ये जो हम लोग को दिया है v² और u², ये तो वेग है, और s यहाँ पास क्या होता है, विस्थापन है, a यहाँ पास त्वरण है। तो हम लोग LHS का जब हम लोग विमीय सूत्र निकाले, तो हमारे देखो क्या आया, m0L2T-2, और RHS का भी आया m0L2T-2। तो LHS की विमा और RHS की विमा दोनों सेम है, तो ये हमारा समीकरण क्या सिद्ध होता है कि समीकरण शुद्ध है, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला भी देख लेंगे, सेम, बहुत इजी है ना, बहुत इजी। उसके बाद देखो फिर क्या है, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि वायु में ध्वनि का वेग जो है माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग को हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं। तो माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग e से प्रदर्शित करते हैं, और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो डॉट हम लोग घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं। d का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है। फिर उसकी विमा के लिए हम लोग स्मॉल b लिख लिए। और ये अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या ले लिए, = करके ये एक नियतांक ले लिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, जो भी है। उसी बात, ये समीकरण 1 हो गया। फिर हम लोग v का, e का और d का विमीय सूत्र निकाल रहे, तो ये क्रमशः ये है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि k एक विमाहीन नियतांक है, तो k जो है कांस्टेंट वैल्यू, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू का विमा कहाँ होता है, नहीं होता है ना, हम लोग पहले तो पढ़े हैं अभी। तो ये क्या हो गया, जो भी विमीय सूत्र हम लोग निकाले उसको LHS में और RHS में हम लोग जैसा सूत्र है उस हिसाब से हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये भौतिक राशियों के जैसे m है, a है, और यहाँ m b है, तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है, m सेम है, तो ये a और b क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो वही बोला है।
उसके बाद फिर हम लोग LHS और RHS का तुलना करते हैं। तो M0 इज इक्वल टू क्या है, ये MA+B। तो हम लोग इसे घात का तुलना करेंगे तो ये क्या लिखा है हमारा A+B इज इक्वल टू 0। और अगर L के घातों की तुलना करेंगे तो क्या है -A-3B इज इक्वल टू 1, क्योंकि L के में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है। और T के घातों की तुलना करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -1। तो ये हम लोग को 3 इस तरीके से समीकरण प्राप्त हो गया। मान लीजिए ये इसको नाम दे दीजिए 1, 2 एंड 3। तो फिर हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ये प्राप्त होगी, ये हम लोग को सूत्र प्राप्त हो गया। फिर हम लोग इसको हल किए तो v इज इक्वल टू k√/e/d। तो इसी टाइप से हम लोग को इसको हल करना रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये भी एक है, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए या फिर नोट कर लिया करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब देखो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित करते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CGS को MKS में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोलता है कि MKS की पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं N2। तो हम लोग, आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो संख्यांक होता है उसको हम लोग N1 से, देखो जो संख्यांक होता है उसको हम लोग N1 से डिनोट करते हैं और जो मात्रक होता है U1 से डिनोट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर सूत्र क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं ये N2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, N1 M1/M2। तो ऐसा करके हम लोग लिख लेते हैं। और ये A B जो C है उसकी V में है, और M1 L1 T1 जो है हमारा वो क्या है, जूल में मात्रक है, ठीक है, ये सारा जूल में है। और M2 L2 T2 ये क्या है हमारा अर्ग में है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ML2 T-2 होता है। और A जो है क्रमशः हम लोग यहाँ क्या ले लिए, हम लोग 1 ले लिए, 2 ले लिए, और C है ना, ये M का क्या है यहाँ पास 1 है, और L का यहाँ पास क्या है 2 है, और T का यहाँ पास क्या दिया है, विमा इसका -2 है, तो वो लिख लिया हम लोग। फिर M1/M2, तो इसमें कार्य का जो मात्रक है जूल है, तो ये MKS पद्धति में दिया हुआ है, ठीक है। तो MKS में है, तो MKS में क्या बोलता है, उसका क्या रहता है, केजी में रहता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान तो केजी में रहता है। और CGS में क्या रहता है, ग्राम में रहता है। तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो 1000 ग्राम/1 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 1000 आ गया। तो 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से MKS में हम लोग, हमारा जो लंबाई होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर रहता है उसका मात्रक, और अर्ग में भी सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। और अर्ग में भी सेंटीमीटर रहता है, सॉरी MKS में मीटर रहता है और अर्ग में सेंटीमीटर रहता है। तो 1 मीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। फिर इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा। और CGS पद्धति में और MKS पद्धति में दोनों में समय का मात्रक क्या होता है, हमारा सेकंड होता है। तो ये जब कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 आया, ठीक है। तो फिर तो हम लोग मान लेते हैं कि N1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि N1 इज इक्वल टू 1 है यहाँ पास। तो फिर हमारा क्या क्या है, M1/M2 क्या है हमारा 10⁻³। तो चुपचाप उसको नोट कर लो। और इसकी पावर 1 है, देखो यहाँ पास हम लोग निकाले थे, यहाँ पास इसकी पावर 1 है। और यहाँ पर फिर L1/L2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पास 10⁻² है, और यहाँ पास लिखा 10⁻²। और विमीय सूत्र में हमारा 2 है, तो यहाँ पास 2 से 4 हो गया। और ये क्या था हमारा, T1/T2 1 था, तो 1 लिखिए। और यहाँ पास T की पावर क्या थी, -2, तो हम लोग ये उतार दिया। तो फिर हमारा N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10⁻7 आ गया। फिर हम लोग को पता है फॉर्मूला से कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। तो N2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 10⁻7 आई। और CGS पद्धति में हम लोग को क्या बोला, अर्ग में परिवर्तित करने बोलता है। U2 मतलब मात्रक होता है, तो अर्ग होता है। तो और N1 का मान हम लोग कितना पुट किए थे, 1 पुट किए थे, ठीक है। और U1 मतलब हम लोग किससे परिवर्तित किए हैं, किसमें, मतलब जूल से हम लोग परिवर्तित किए हैं अर्ग में। तो हम लोग को प्राप्त हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक। और फिर देखो ये अगला है न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही है, तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक।
फिर अगला आता है हमारा क्या, विमेय समागता सिद्धांत या विमेय विश्लेषण की सीमाएं। तो ये क्या बोलता है, पहला कि इस विधि के द्वारा सूत्र में विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जाता। तो ये जो सूत्र होता है ना, तो जैसे कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू की हम लोग की विमा होती ही नहीं है, ठीक है। तो जब जिसकी विमा नहीं होगी तो हम लोग उस नियतांक का मान हम लोग तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। और विमेय सूत्र में हम लोग किसका किसका मान केवल ज्ञात कर सकते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया, उसके अलावा कुछ भी हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक। तो वही बोला है इसमें। और जैसा कि हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो वैल्यू हो जाती है, और हमारा जो अंडर रूट वाला स्क्वायर रूट ये वाला जो समीकरण हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बोला है। उसके बाद देखो अगला है कि अगर किसी भौतिक समीकरण में दो या दो से अधिक राशियों का योग और अंतर हो तो इस विधि के द्वारा वह समीकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी इसमें इसका एक सीमा है। और इसका त्रुटि क्या क्या होता है, देखो 3 टाइप का त्रुटि होता है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और सकल त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि में ना चार टाइप की त्रुटि होती है, ठीक है। तो यंत्रीय त्रुटि, तो मान लीजिए जैसे हम लोग कोई भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर अगर उसमें हम लोग का एपरेटिस से खराब है तो हम लोग की क्या गलती, वो तो यंत्र का त्रुटि होगा ना। कि मान लीजिए कि हम लोग को वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, लेकिन उसमें मेजरमेंट वो कर कितना रहा, केवल 90 सेंटीमीटर का कर है, वो तो उसकी गलती हुई, तो वो यंत्र की गलती है, ठीक है। उसके बाद है क्या, अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि। तो किसी मापन की यंत्र की यथार्थता सीमा से बाहर अगर कोई माप लेने पर होने वाली जो गलती होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पतमांक त्रुटि, अनुमेय त्रुटि बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अल्पतमांक उसका कितना है, 0.01 है, तो उतना तक वो नाप कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन हम लोग 0.001 का अगर हम लोग लेना चाहें माप, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अल्पतमांक क्या है, उसकी यथार्थता क्या है, केवल 0.01 सेंटीमीटर की तक का माप करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, शून्यांक त्रुटि है। तो शून्यांक त्रुटि हम लोग किसको बोलते हैं, वर्नियर पैमाने के शून्य और मुख्य पैमाने के शून्य के एक साथ सीध में न होने के कारण होने वाली त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। तो अगर ये एक सीध में नहीं होगी तो वो तो शून्यांक त्रुटि होगी, तो वो हमारी गलती थोड़ी, वो तो शून्यांक त्रुटि है। तो हम लोग जब वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग जब उसका कोई भी प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो शून्यांक त्रुटि है, उसको हम लोग कैसे दूर करते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का आगे फिर अगला क्या आता है कि हमारा अचर त्रुटि आता है। तो बार बार पाठ लेने पर भी त्रुटि का मान अचर बना रहता है, तो इसको हम लोग अचर त्रुटि कहते हैं, ठीक। तो देखो, तो क्या क्या त्रुटि आता है, पहला आता है बाह्य कारकों से। तो बाह्य कारक जैसे वायु, दाब, ताप इत्यादि कारण भी त्रुटि होता है। अपूर्णता तो कैसे होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं तो जोर का हवा आ गया तो भी हमारा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब है। अपूर्णता त्रुटि है, तो अपूर्णता त्रुटि क्या है कि अपूर्ण व्यवस्था अर्थात त्रुटि का कारण ज्ञात होने पर भी उसका निराकरण किए बिना प्रयोग करने पर होने वाली त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग कुछ भी हम लोग कैलकुलेशन जो भी हम लोग परफॉर्म किए, लेकिन हम लोग को पता है कि वहाँ वो गलत है, वहाँ पर त्रुटि होने का संभावना है, वो गलत है, फिर भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो तो अपूर्णता त्रुटि कहलाएगा। फिर आता है क्या, व्यक्तिगत त्रुटि। तो हम लोग को बोला है क्या कि 70 सेंटीमीटर का आप मेजर करो, लेकिन हमने कैसे उल्टा सीधा रख के वो पूरा गलत त्रुटि ले लिया, मेजर ले लिया उसका, तो फिर आया कितना, वो 70 हम लोग को लेना था तो 65 आ गया, तो वो हमारी यंत्र की गलती नहीं है, हमारी गलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। फिर आता है क्या, फिर हमारा अगला क्या आता है, यादृच्छिक त्रुटि। तो इसमें क्या बोलता है कि बार बार प्रेक्षण लेने पर यदि प्रत्येक बार भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त हो तो होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहला पाठ्यांक लेते हैं तो उसमें हम लोग को 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आया। फिर अगले बार हम लोग लेते हैं 6 आया, अगले बार लेते हैं 7 आया। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा ही वो उसका वैल्यू वेरी करे कि 1 सेंटीमीटर हमेशा इंक्रीज हो रहा है, ये तो गलत है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि।
फिर उसके बाद फिर अगला आता है कि हमारा सकल त्रुटि। तो सकल त्रुटि का मतलब क्या है कि मापनकर्ता के कारण होने वाली संपूर्ण त्रुटियों को हम लोग सकल त्रुटि कहते हैं। तो संपूर्ण त्रुटियों में कौन कौन सा आता है कि यंत्र का हम लोग सही चुनाव नहीं कर रहे हैं, कि यंत्र भी गलत सलत है जो भी हमारा, और अपूर्ण तकनीकी व्यवस्था में प्रयोग करना। अगर मान लीजिए हम लोग का कोई भी कुछ भी हम लोग का कैलकुलेशन जो भी है तो हम लोग को परफॉर्म करना है, ठीक है, हम लोग को यंत्र से परफॉर्म करना है, और उसको बोला है कि उसको निर्वात में रखकर परफॉर्म करना है, लेकिन हम लोग उसको पूरे ऐसे वायु में परफॉर्म कर रहे हैं तो गलत होगा ही, उसी तकनीकी व्यवस्था तो गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला क्या बोला कि प्रेक्षण सही ढंग से ना लेना तथा उसका सही ढंग से ना लिखना आदि। तो प्रेक्षण है तो मान लीजिए हमारा कितना आया है, कोई भी हम लोग प्रेक्षण कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा 6.9 आया है, लेकिन हम लोग 6.9 की जगह हम लोग 6 लिख दे रहे हैं। फिर अगले बार फिर हम लोग प्रेक्षण कर रहे हैं, फिर उसमें हमारा कितना रहा 10.7 ऐसे कुछ आ रहा है, फिर हम लोग उसको तो हमने उसको गलती से लिख दिया 10.9 आया। तो ये तो प्रेक्षण, ये तो हमारी गलती, ये तो हमने प्रेक्षण गलत तरीके से लिया है, सही तरीके से नहीं लिया है। तो ये सारी त्रुटियों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, सकल त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा मापन के आधार पर त्रुटियां। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आता ही है, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि जो होता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप के अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, इसको हम लोग डेले से डिनोट करते हैं, और ये मॉड में होता है। अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के इसको क्या बोलते हैं, के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फिर आता है प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, सॉरी। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। और त्रुटियों का संयोजन है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन, देख लीजिए। आप लोग इसको देखोगे ही ना तो तुरंत समझ आ जाएगा, अगर ना समझ आए तो बताना। देखो, हाँ, और ये एक अगला आता है हमारा क्या, परिमाण की कोटि। तो परिमाण की कोटि क्या होता है, निकटतम 10 की घात के परिमाण को ही हम लोग परिमाण की कोटि बोलते हैं। जैसे कि ये है दिया हुआ हमारा 0.5 इज लेस देन इक्वल टू n/10⁻x और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या है 12 है, और निकटतम यहाँ पर 10 की घात को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको परिमाण की कोटि कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारा कोई भी संख्या क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हम लोग लिए, यहाँ पर अगर 12 है, ठीक है, और 12 है, इस फॉर्मूला में हम लोग कोई भी संख्या अगर हम लोग को दिया रहता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी हुई है, और फिर इसके डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या लिखना है, 10⁻x है, तो मान लें तो हम लोग 1 लिख के देखते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को यहाँ पर क्या आया 1.2 आया, तो 10 की घात, तो ये 1.2 है, तो 1.2 किससे छोटा है, ये ठीक है। तो इसका जो परिमाण की कोटि क्या है 1 है। तो ये तो ना मेन ये पता है क्या बोलता है कि जो हम लोग का ये जो आता है, हम लोग n/10⁻x किए, हम लोग परफॉर्म किए फॉर्मूला में, जो भी वैल्यू हम लोग को पुट करके परफॉर्म किए, तो हमारा जो भी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो हमारा 5 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और जो भी वैल्यू आता है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो परिमाण की कोटि आपका वही बोलता है, और ये इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमाण की कोटि। तो उसके बाद है ये सब हमारा न्यूमेरिकल, और फिर ये है। तो आज का चैप्टर ख़त्म आप लोग का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।